नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, आज एक ऐसे मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं जिसमें ये कहा जाए कि गंगा से लेकर नर्मदा तक साहित्य की एक यात्रा ज्ञान रंजन से जुड़ी थी। ज्ञान रंजन हिंदी के एक मूर्धन्य कथाकार, जिनकी प्रतिनिधि कहानियां और पहल पत्रिका, इसकी चर्चा बहुत रही। आज वो हमसे विदा हो गए। हमारे साथ हैं विवेक चतुर्वेदी, जो कि बहुत अच्छे कवि साहित्यकार हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। विवेक भाई, ज्ञान रंजन जी का जो साहित्यिक योगदान रहा और जिस तरीके से वो लोगों को जोड़ते रहे हैं, एक कथाकार होना अलग है, पर वो एक बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो दरअसल एक ना तो निरे साहित्यकार थे, ना निरे कथाकार। और उनके साथ ये बात थी, मुझे लगता है कि ज्ञान कोई व्यक्ति नहीं, एक पूरे आंदोलन का नाम था। और उस आंदोलन में उनकी जो कथाधर्मिता थी वो तो शामिल ही थी, जिस भी आयाम तक उन्होंने उसको छुआ और किया। उसके बाद जो पहल पत्रिका के संपादन को लेकर जो उनकी दृष्टि थी, वो भी किसी और सामान्य या किसी और साहित्यिक पत्रिका के संपादन से बिल्कुल इतर थी। और उसको वो जिस तरह से वो लिखते भी थे उसमें, कि वो एक तरह से एक आंदोलन की तरह, और इस देश के जो बहुत ज़रूरी सवाल हैं उनको बहुत ताकत से, बिना किसी समझौते के साथ और साहित्यिक परिवेश में रखने की का एक ऐसा मंच और ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी मिसाल पूरे देश में होगी। ज्ञान जी की जो कहानियां पढ़ी जाती हैं, जिनको हम देखते हैं, अक्सर उन कहानियों में एक चीज आती है कि वो रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को तोड़ना चाहते थे। बिल्कुल। उनकी भाषा में एक अलग तरीके का आक्रोश भी जी। था। और वो जो उन्होंने जो लिखा, जो रचा, जी। वो एक देश के निर्माण के लिए था। जी। समाज के भीतर व्याप्त कुसंगतियों, विद्रूपताओं को हटाने की बात जी। थी। आज फिर वो विद्रूपताएं, वो विसंगतियां, वो पाखंड फिर सिर उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी ये कहानियां नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व फिर करेंगी? मुझे लगता है जब भी कोई प्रामाणिक कोई रचनाकार होता है, हम परसाई जी की ओर से आ सकते हैं, दुष्यंत कुमार के बारे में बात कर सकते हैं, अदम गोणवी के बारे में बात कर सकते हैं। वो जब भी कुछ कहते हैं और जब समय परिस्थितियां और विकट होती हैं, तब तब उनका साहित्य और ज़्यादा प्रासंगिक लगता है। मतलब वो एक ऐसा सोना होता है जो कि अपनी शुद्धता और अपनी जो प्रामाणिकता है उसको लगातार निखारता रहता है। जितनी प्रतिकूल और प्रतिगामी स्थितियां इस समय हमारे समय और समाज की हैं, और जिस तरह से एक पूरा देशव्यापी षड्यंत्र चल रहा है, मुझे लगता है कि ज्ञान जी की कहानियों के पुनर्पाठ की भी ज़रूरत है। उनको उनके बारे में फिर से, उन कहानियों को फिर से खोलने की ज़रूरत है। और उन सारी कहानियों का जो मूल स्वर है, वो दरअसल जैसा कि आपने भी कहा कि हमारा जो रूढ़िगत एक सोचने समझने का जो ढांचा है, हमारा वैचारिक ढांचा, उस सब को तोड़ते हुए और शुद्ध प्रगतिशीलता की जमीन पर आप किसी भी कहानी पर जाएंगे तो आपको ये बड़ा साफ ध्वनित होगा। और उसमें जैसे कि पिता पुत्र संबंधों पर काफ़ी केंद्रित, हर जगह वो एक प्रगतिशील स्वर के साथ सामने आते हैं और उसको अपनी कहानी का मुख्य मुख्य धुरी बनाते हैं, मुख्य आधार बनाते हैं। ज्ञान प्रासंगिक थे, आज हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारे समय में और चुनौतियां बढ़ेंगी, ज्ञान और प्रासंगिक होते जाएंगे। एक कहानीकार के तौर पर भी, पहल की बात तो खैर अपने आप में है ही, लेकिन कहानीकार के तौर पर भी और प्रासंगिक होते। विवेक भाई, मुझे लगता है जिस तरीके से आज के दौर में नेहरू को नकारने की बात हो रही है, नेहरू को खारिज किए जाने की स्थितियां हैं, पर ज्ञान जी की कहानियों को जब हम देखते हैं तो उनकी कहानियों में नेहरू की भारत की एक कल्पना कहीं ना कहीं नजर आती है। तो वो उस समाज को, उस देश के उस वर्ग को, एक नई पीढ़ी को एक दिशा देते हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दरअसल एक लंबे संघर्ष के बाद और एक लंबी जिजीविषा के बाद जिस तरह से हमको आज़ादी मिली थी, और जिस तरह से नेहरू की जो विश्व दृष्टि थी, उससे इस भारत की आगे की समझ का, आगे की दिशा का निर्माण हुआ था,
मुझे लगता है ज्ञान जी के पास भी वही समझ और वही दृष्टि उनकी रचनाधर्मिता में शामिल थी, और वो उसी तरह से एक वैश्विक दृष्टि से, वहाँ पर संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं था, वहाँ पर धार्मिक वैमनस्य बिल्कुल नहीं था, और समावेशी दृष्टि, जिसको मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनीति में नेहरू का सबसे बड़ा योगदान माना जाना चाहिए, आज नहीं माना जा रहा है बल्कि खारिज करने की स्थितियां हैं। लेकिन जिस तरह की समावेशी और उदारता की राजनीति नेहरू ने शुरू की थी और नेहरू के युग से शुरू हुई थी, वो उनका प्रतिफलन और उनका रिफ्लेक्शन जो है वो ज्ञान जी की कहानी की मूल जो यात्रा है उसमें दिखाई देता है। वे वही हैं, यदि हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वे वही हैं जहाँ की नेहरू की चेतना और आत्मा स्पंदित होती। निश्चित है दोस्तों कि नेहरू का इलाहाबाद और ज्ञान जी का इलाहाबाद वो एक संयोग भले हो, पर ज्ञान जी भी इलाहाबाद से, आनंद भवन से जुड़े जी रहे हैं। और फिर ज्ञान जी की जो यात्रा है वो जबलपुर आए और नर्मदा किनारे उन्होंने एक नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ अपने आप को प्रस्तुत किया, न सिर्फ कहानियों में बल्कि पहल के संपादन में। और ज्ञान रंजन, जैसा कि विवेक भाई ने कहा, उनकी भाषा में एक आंदोलन है, एक उद्वेलन है, वो नई पीढ़ी को जगाने की कोशिश करते हैं। कल उन्होंने अंतिम सांस ली, उस समय आप थे वहां पर, यहाँ तक मैं बस उससे मैं कुछ देर पहले ही, बल्कि ये एक दुर्योग था कि मैं काफ़ी लंबे समय से उनसे मिल नहीं पाया था, और मैं काफ़ी समय बाद मुझे उनसे मिलना था, मैं ऐसा सोच रहा था, और मुझे खबर मिली कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जब मैं वहाँ गया तो मैं देख के स्तब्ध रह गया, क्योंकि जिस ज्ञान को हम लोगों ने, जो हमारी छवि उनकी हमारे मन में है, और वो एक ताकतवर आदमी की छवि थी, लेकिन कल वो शारीरिक कमजोरी के कारण और बीमारियों के कारण बड़े अ, कमज़ोर और निढाल लग रहे थे। हालांकि उसके बावजूद उन्होंने बात करने की चेष्टा की और कुछ अपनी बात भी कही, लेकिन मुझे लगा कि दरअसल अस्तित्व अपना समय खुद चुनता है, और कल जब मैं उनके पास गया था तो मुझे ऐसा लगा, जिस जिस धीमे स्वर में वो बात अपनी कह पा रहे थे, बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको समझ पाना। तो ये दुखद तो है कि वो स्थितियाँ इस तरह की आ गईं, लेकिन अब शरीर की अपनी सीमाएं हैं, और उसके जरिए जो उसके पीछे जो उनका जिजीविषा थी, मुझे लगता वो जिजीविषा उनको इतनी दूर तक ले आई, अन्यथा। एक लंबी बीमारी भी उनको बिल्कुल। परेशान जी किए हुए जी थी, जी लेकिन वो अपनी सांसों को समेट के लगातार एक और सांस लेना चाहते थे, जी एक और जिंदगी का एक सबक देना चाहते थे। जी बहरहाल, जैसा कि आनंद फिल्म में बोलते हैं, जी हम सब की डोर किसी न किसी ऐसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है जी जो कभी भी हमें खींच जी। लेता है, और हम सब कठपुतली हैं। ये एक दिलचस्प संयोग रहा कि वे चाय चाय के, ज्ञान जी बड़े शौकीन थे, और चाय के अड्डों के, वो हम लोगों से कहते भी थे, चाय के अड्डों का साथ मत छोड़ना, असली रचना धर्मिता वहीं से पैदा होती। तो कल उन्होंने आखिरी बार शायद मुझसे कहा कि चाय पिलाओ, और मैंने बाहर से ला के उनको चाय पिलाई, उन्होंने 2 घूंट पी भी, शायद वो उनकी आखिरी चाय थी। ये और भी एक बड़ा संयोग है कि लोग जिस तरीके से बात करते हैं, लोग, उन्होंने अपनी जाते हुए अपनी इच्छा और एक संदेश भी दे दिया कि चाय के अड्डों पर जिस तरीके से बात होती है, वहाँ एक आम आदमी, एक आम जीवन से जुड़ा व्यक्ति मिलता है और कुछ ना कुछ विषय वहीं से मिलते हैं। मिलते हैं। विवेक भाई, एक बात और देखने में आती है, मैंने बहुत लंबी नहीं, यहाँ इस शहर में बहुत से आंदोलन हुए, बर्गी का आंदोलन जी हुआ, मेघा पाटकर जी भी आई, जी बहुत बड़े नामी कवियों का भी आगमन होता रहा, राजेश जोशी भी, आलोक धनवा, उदय प्रकाश जैसे कथाकार, और सभी लोगों का आना सभी। होता। आज ज्ञान जी के जाने के बाद कहीं न कहीं एक सूनापन सा महसूस हो रहा आप है। बहुत आपने एक ऐसी बात कही है। मैंने जब 2018 से यहाँ पर थोड़ी सी कोशिशें की कि जो हमारे यहाँ पहले साहित्यिक आयोजनों का क्रम एक निरंतरता के साथ होता था, और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्लेटफॉर्म पे हमने उसको दोबारा शुरू करने की कोशिश की, आप उसके साक्षी रहे हैं। तो जब हम देश के किसी भी बड़े रचनाकार से बात करते थे तो हमारे पास एक वीटो था, और हम उनको बताते थे कि, मतलब मैं अपना परिचय बाद में देता था कि मैं कौन हूँ, और मैं बोलता था मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ, और जहाँ ज्ञान रंजन रहते हैं।
और उसके बाद मैं अपना परिचय देता था, तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता था और वो सारे लोग यहाँ आने के लिए उत्सुक होते थे। उसमें एक ज़रूरी बात होती थी, वो भेड़ाघाट देखने जाएँ ना जाएँ, लेकिन वो चाहते थे, पूछते थे कि हमारी ज्ञान जी से मुलाकात हो जाएगी। एक ऐसी मतलब पता नहीं ये शहर उस घटना को उस तरह से अनुभव कर पा रहा है कि नहीं, मुझे लगा कि शायद हम अभी उतने शिक्षित नहीं हुए हैं या हम उतने शायद संजीदा नहीं हुए हैं अपने अपनी मूल्यवान जो धरोहर है उसके लिए। लेकिन सच बात यह है कि ज्ञान जी का जाना परसाई के बाद इस शहर के लिए एक ऐसी घटना है जिसकी भरपाई मुझे नहीं लगता मैं अपने जीवन काल में कभी देख पाऊंगा। निश्चित है दोस्तों कि जब कभी बात करते थे तो परसाई का जबलपुर, उसके बाद फिर ज्ञान जी का जबलपुर, ये बातें आती थी जहाँ ज्ञान रंजन रहते हैं। और ज्ञान रंजन जी का जाना भौतिक रूप से हम ये कहेंगे कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। बेशक। उनकी कहानियों के जरिए, उनकी लेख जो उन्होंने लिखे हैं, पहल पत्रिका के जरिए, कबाड़ खाना उनका एक संग्रह आया था उसमें भी, और अभी हाल ही में कुछ और भी उनका एक संकलन का काम भी चल रहा चल था। रहा है। बहरहाल वो भी बहुत जल्द आएगा। ज्ञान जी हमेशा रहेंगे हमारे साथ। दोस्तों, हम आपको बता दें एक और चीज़, विवेक चतुर्वेदी जी से हम लगातार बात करते रहेंगे। हमारे पास मुंबई से रवि बुल्ले जी ने भी एक अपनी भावनाओं से भरा एक वीडियो भेजा है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ज्ञान जी का जाना, साहित्य और कहानी का मामला तो जो भी हमारे जीवन में है वो ठीक है। बहुत पर्सनल टच था उनके साथ में। मुझे जबलपुर छोड़े 30 साल के लगभग हो रहा है और कोई समय ऐसा नहीं गया जब उनके साथ संपर्क टूट गया हो। आज तो चलिए मोबाइल और सब चीज़ें हैं, मगर तब भी वो चिट्ठी पत्री जो है कभी कभार ही सही लेकिन बात होती थी। और पहल जब निकलती थी, मैं किसी भी शहर में रहा, ज्ञान जी ने हमेशा मुझे पहल का अंक भेजा। और साथ ही साथ ये कि वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे, पूछते क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसा चल रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने और कहानी कविता की बातें, घर में क्या चल रहा है। उनका एक बिल्कुल पर्सनल टच रहता था आपकी लाइफ में। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो एक साहित्य के शिखर पुरुष हैं या हमारे गॉडफादर की तरह हैं। दूर रहते हुए भी ऐसा लगा जैसे समुंदर में कोई एक लाइट हाउस होता है, तो आप कहीं भी हों वो लाइट हाउस आपके लिए चमकता रहता है, रोशनी का काम करता है। तो ज्ञान जी की उपस्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। और ये बहुत ही पर्सनल है उनका जाना जो है। जबलपुर में जिन भी लोगों से इतने समय में, इतने बरसों में संपर्क रहा है, जो नियमित संपर्क, उसमें ज्ञान जी थे। और हमेशा कभी भी ये लगा नहीं कि दूर हो गए हैं उनसे। बीच बीच में उनसे मुलाकातें भी होती रही, कभी कभार 2 साल 4 साल में। और ये ऐसा लग रहा है कि एक जगह जो खाली हो जाती है आपके आसपास किसी के भी ना रहने से, ये उस तरह का एहसास है। और ये वो जगह है, ये वो स्पेस क्रिएट हुआ है जो कभी भी भरा नहीं जा सकेगा किसी के द्वारा भी। विवेक भाई, रवि बुल्ले जी ने जो बात कही है वो मैं बताऊं कि बेशक। ज्ञान जी एक साहित्यकार, एक कथाकार से इतर हटके जी। जब कभी किसी से बात करते थे तो वो एक घर के गार्जियन के तरीके से बात करते। बिल्कुल। घर में क्या चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, और तुम्हारा कैसा है। तो ये लगाव जिस तरीके का था उनका, ये एक ऐसा परिवार के एक मुखिया के तौर पे वो हर आदमी से जुड़ जाते। बेशक वो जिससे भी जुड़ते थे। एक बार एक घटना हुई कि उनका सुबह सुबह फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बड़ी सांत्वना देना शुरू की कि तुम चिंता बिल्कुल नहीं करो और जो तुम्हें समस्या हुई है वो कोई बड़ी नहीं है। और उन्होंने एक दो संदर्भ भी दिए कि उसको भी ये समस्या हुई थी। मैं समझ गया कि ये कहीं कोई क्रॉस कनेक्शन हो गया है। तो मैंने कहा, ज्ञान जी आप किस विषय में बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो आवाज़ से फिर उनको चेत हुआ और संभवतः वो विवेक नाम से, विवेक श्रीवास्तव जी को उस समय हार्ट की कोई समस्या हुई थी। तो मैंने ये देखा कि उनको केवल सूचना मिली थी कि विवेक श्रीवास्तव को हार्ट की कोई समस्या हुई है। तो वो इतने तत्पर और इतने सजग थे अपने उन लोगों के लिए जिनसे वो जुड़े हुए थे। तो उनको ये लगा कि मुझे विवेक श्रीवास्तव को ये कहना चाहिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से क्योरेबल है। और उसको सांत्वना, आश्वासन और साहस, ताकत देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने तुरंत फ़ोन किया। ऐसा वो हर बार करते थे। बीच में कभी मेरे साथ भी कुछ ऐसी समस्याएं थी जो थोड़ी सी जटिल थी, तो वो लगातार ना केवल अपनी तरफ से फ़ोन करते थे। मैं हैरान हो जाता था कि इतना बड़ा कहानीकार, इतना यशस्वी संपादक पहल का, और इतनी बारीक बातों पर और इतनी बारीक डिटेलिंग पे वो जाते थे।
और इतनी संजीदगी से कुछ बातें पूछते थे कि जैसा कोई शायद हमारे घर का ही बुजुर्ग पूछ सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे शहर का जो एक साहित्यिक पुरखा था, हम लोगों का वैसे भी एक जो आत्मीय पुरखा था, वो आज हमसे विदा हो गया। दोस्तों, बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ ज्ञान जी को समझने की ज़रूरत भी है। नई पीढ़ी के लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको देश को समझना है, समाज को समझना है और अपने आसपास के वातावरण को भी देखना है, तो एक बार ज्ञान रंजन की कहानियों को जरूर पढ़ें। 10 प्रतिनिधि कहानियों में भारत के हर वर्ग की चेतना है। वे प्रगतिशील विचारों के साथ आपके साथ खड़े होते हैं, वे एक दिशा देते हैं और वे हमेशा देंगे। ये कहानियाँ आपके साथ रहेंगी। नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।